अल्ट्रा लर्निंग। सर स्कॉट एच यंग के द्वारा लिखी गई 300 पेजों की किताब, जिसमें उन्होंने ऐसे प्रिंसिपल्स को बतलाया है जिससे कोई भी इंसान किसी भी स्किल को अल्ट्रा स्पीड में सीख सकता है। उन्हीं प्रिंसिपल्स में से आज मैं आपको हमारे बुक पाथ हिंदी चैनल पर वो 9 प्रिंसिपल बताने वाला हूं, जो आपको किसी भी स्किल को सीखने में आपके स्पीड को बढ़ा देगा। तो सबसे पहले आप जानो कि अल्ट्रा लर्निंग किसके लिए है। अल्ट्रा लर्निंग उसके लिए है जो जल्दी से नई स्किल को मास्टर करना चाहता है। अल्ट्रा लर्निंग उसके लिए है जो अपने करियर को भविष्य में सुरक्षित करना चाहता है। अल्ट्रा लर्निंग उसके लिए है जो उद्देश्य और गहराई के साथ काम का अभ्यास करना पसंद करता है। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे इस बुक पाथ हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। प्रिंसिपल 1, मेटा लर्निंग। एक मैप बनाएं। आपका प्रोजेक्ट चाहे जो भी हो, एक इंपॉर्टेंट कदम है जिसे नहीं छोड़ना चाहिए, एक मैप बनाना। दूसरे शब्दों में आपको यह जानना होगा कि आप अपने चुने हुए विषय को कैसे सीखेंगे, जिसे मेटा लर्निंग भी कहा जाता है। मेटा लर्निंग का मतलब है अपने चुने हुए विषय को कदमों में विभाजित करना, जो आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने और अपने नए स्किल को मास्टर करने में मदद करेंगे। आपको बड़े चित्र को देखना होगा और यह योजना बनानी होगी कि आप वहां कैसे पहुंचेंगे। यह करने का सबसे आसान तरीका है खुद से 3 बातें पूछना। पहला, क्यों, दूसरा क्या, तीसरा कैसे। तो आइए हम क्यों को जानते हैं। आपको यह क्यों सीखना चाहिए जो आप सीख रहे हैं। यह बहुत सरल है, ताकि आप सुनिश्चित कर सकें कि आप अपने प्रोजेक्ट के समाप्त होने के बाद जो चाहते हैं वह प्राप्त कर सकते हैं। काम पर प्रमोशन की तलाश है। एक बार जब आप उन स्किल्स के बारे में सीख लेते हैं जो उस प्रमोशन को प्राप्त करने में शामिल हैं, तो आप एक विशिष्ट स्किल सीख सकते हैं जो आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। अब हम क्या को भी जान लेते हैं। एक बार जब आप यह निर्धारित कर लें कि आप कुछ नया क्यों सीखना चाहते हैं, तो आपको यह पता लगाना होगा कि आपको क्या सीखने की आवश्यकता है। यह करने का एक तरीका है विषय को 3 श्रेणियों में विभाजित करके जो सीखने की आवश्यकता है उसे संरचित करना। कॉन्सेप्ट्स, क्या समझने की आवश्यकता है। फैक्ट, क्या याद रखने की आवश्यकता है। एंड प्रोसेसेस, क्या अभ्यास करने की आवश्यकता है। और आखिरी में हम कैसे को भी समझ लेते हैं। एक बार जब आप यह विभाजित कर लें कि आपको क्या सीखने की आवश्यकता है, तो आपको यह निर्धारित करना होगा कि आप इसे कैसे सीखेंगे। अपने चुने हुए विषय को सीखने का तरीका निकालने का पहला कदम है एक मेटा लर्निंग मैप बनाना, या क्या सीखने की आवश्यकता है इसे प्रमुख अवधारणाओं या प्रक्रियाओं में विभाजित करना। उदाहरण के लिए, जब एक नई भाषा सीख रहे हों तो प्रमुख अवधारणाएं हो सकती हैं उच्चारण, वर्तनी और व्याकरण। एक बार जब आप अपने मैप्स को बना लेते हैं और जानकारी को चंकी करते हैं, तो आपको यह पहचाननी होगी कि कौन सी प्रक्रियाएं आपके लिए सबसे कठिन साबित हो सकती है और इन चुनौतियों को कैसे दूर किया जाए। अगर आपके विभाजन प्रक्रिया में यह प्रकट होता है कि आपको कई तथ्यों को याद करने की आवश्यकता है, तो आप फ्लैश कार्ड या स्पेसिंग रेपिटेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके अपनी याददाश्त को बढ़ाने के लिए एक प्रक्रिया पर विचार कर सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 2, फोकस। अपनी फोकस की चाकू को तेज करें। अब जब आपने अपना अल्ट्रा लर्निंग प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है, तो आपको 2 अपरिहार्य बाधाओं का सामना करना होगा, विलंब और ध्यान भंग। आप इसे कैसे करेंगे? आज की दुनिया में मोबाइल फोन, सोशल मीडिया आदि के साथ ध्यान भंग सभी रूपों में आता है। आप ध्यान भंग से कैसे लड़ेंगे? आप विलंब को कैसे रोकेंगे? सरल, शुरू करें। अपने प्रोजेक्ट को शुरू करने में मुख्य चुनौती होती है शुरुआत करना। इसलिए यह इंपॉर्टेंट है कि आप अपने प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए अपने आप को धोखा दें। कुछ मिनटों के लिए एक समय निर्धारित करें। अपने आप से कहें कि कुछ ही मिनटों के बाद आप काम करना बंद कर सकते हैं। हालांकि आप यह पा सकते हैं कि उन कुछ मिनटों के बाद आपने गति बनाई है और काम जारी रखना चाहते हैं। फिर आप इस अवधारणा पर लंबे अंतराल के लिए टाइमर सेट करके निर्माण कर सकते हैं। मान लें 20 से 30 मिनट आवंटित समय के लिए काम करें, और जब टाइमर बंद हो जाए तो 5 मिनट का ब्रेक लें और फिर 20 या 30 मिनट के लिए काम पर वापस जाएं। काम में अगली चुनौती है उस ध्यान और गति को बनाए रखना। इसलिए अपने मोबाइल फोन को बंद करके या शोर रद्द करने वाले हेडफोन का उपयोग करके ध्यान भंग को समाप्त करना इंपॉर्टेंट है, ताकि आप जो सीख रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित कर सकें।
इस बात पर निर्भर करते हुए कि नया स्किल क्या है, ध्यान भंग को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका निर्धारित करना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट को सीखने और पूरा करने के लिए इंटरलीविंग नामक प्रक्रिया का उपयोग करना चाहेंगे। इंटरलीविंग में सामग्रियों और सीखने के तरीकों के बीच परिवर्तन करना शामिल है। ये समय को छोटे सत्रों में विभाजित करना सबसे अच्छा है, बजाय एक दिन में कई घंटों के खर्च करने के। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास सीखने के लिए सप्ताह में 8 घंटे हैं, तो आप 4 दिनों के लिए 2 घंटे खर्च करना चाहेंगे, बजाय एक 8 घंटे के सत्र के। फिर आप प्रत्येक सत्र में एक अलग स्किल सेट पर ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे। इसलिए यदि आप एक नई भाषा सीख रहे हैं, तो एक सत्र में वर्तनी या शब्दावली पर ध्यान केंद्रित करें और अगले सत्र में व्याकरण पर। एक बार जब आपने अपने ध्यान भंग को सीमित कर लिया और अपने आप को शुरू करने के लिए धोखा दे दिया, तो आप पाएंगे कि इन तकनीकों को लागू करना आपको जितना आपने कभी सोचा था उससे अधिक उत्पादक बना देगा। प्रिंसिपल 3, प्रत्यक्षता। सीधे आगे बढ़ें। जारी। कुछ नया सीखने के सबसे बड़े संघर्षों में से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। आपको लगता है कि आप दूसरों की कंपेयर में कम योग्य हैं, तो फिर क्या मतलब है? हालांकि यह सच नहीं है। हर किसी को कहीं न कहीं से शुरू करना पड़ता है। इस बाधा को पार करने का सबसे आसान तरीका है सीधे अंदर कूदना। सीधे आगे बढ़ें और जो आप सीखना चाहते हैं उसमें कूद कर सीखें। कुछ सीखने का सबसे प्रत्यक्ष तरीका है करके सीखना। अल्ट्रा लर्नर्स को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्षता का अभ्यास करना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका है उस भाषा के मूल वक्ताओं के साथ संवाद करना। एक प्रोग्रामिंग भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कोड लिखना। प्रत्यक्षता से सीखने के लिए एक और अवधारणा है खुद को चुनौती देना। अपने आप को चुनौतियों का सामना करना और उन कार्यों को शुरू करना जिन्हें पूरा करना कठिन हो सकता है। यह प्रत्यक्षता को लागू करने का सबसे अच्छा तरीका है और अंततः आपकी दक्षता बढ़ाएगा। प्रिंसिपल 4, ड्रिल। अपने सबसे कमजोर बिंदु पर हमला करें। अल्ट्रा लर्निंग यात्रा के दौरान आप खुद से पूछ सकते हैं कि मैं उतनी तेजी से प्रगति क्यों नहीं कर रहा हूं जितनी मैंने उम्मीद की थी। मैं ठहराव क्यों आ रहा हूं? आप अपने प्रोजेक्ट के दौरान इस बिंदु पर अनिवार्य रूप से पहुंचेंगे, लेकिन इस बाधा से निपटने और अपनी धीमी प्रगति को दूर करने के लिए तकनीकें हैं। यहां ड्रिलिंग की भूमिका आएगी, जो आपके स्किल को सुधारने और पूर्ण करने के लिए है। आपने अपने पूरे जीवन में यह वाक्यांश सुना है, अभ्यास से पूर्णता आती है। इसमें एक कारण है कि यह एक लोकप्रिय वाक्यांश है। यह काम करता है। एक स्किल सीखने में कई कदम पूरे करने होंगे ताकि आप अपने प्रोजेक्ट को मास्टर कर सकें। अगले कदम को पूरा करने के लिए आपको पिछले कदमों में महारत हासिल करनी होगी और इन्हें मास्टर करने का सबसे अच्छा तरीका है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग में कदमों को तोड़ना और यह पहचानना शामिल है कि आपकी प्रगति कहां धीमी हो रही है। एक बार पहचाने जाने पर आपको उस कदम का अभ्यास बार बार करना होगा जब तक कि वह मास्टर नहीं हो जाए। मूल रूप से आपको उस कदम की पहचान करनी होगी जो अगले स्तर के ज्ञान को अनलॉक करता है और आपको आपके प्रोजेक्ट में आगे बढ़ाता है। एग्जाम्पल के लिए, हो सकता है कि आपने एक भाषा में वर्तनी और व्याकरण में महारत हासिल कर ली हो, लेकिन आपको बोलने के स्किल की कमी हो। उस स्थिति में शब्दों और ध्वनियों का उच्चारण करना आपकी दर निर्धारित करने वाला कदम होगा। इसलिए आप इस क्षेत्र में अपनी ड्रिलिंग पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अपने स्किल को एक क्षेत्र में अलग करने का तरीका खोजने पर आप स्लाइसिंग तकनीक का उपयोग करेंगे। स्लाइसिंग एक टेनिस गेम में आपके बैकहैंड को सही करने जैसा है। आप अपने बैकहैंड का अभ्यास करके लगातार सर्विस को केवल अपने बैकहैंड से लौटाकर ड्रिल करेंगे। दोहराव इस तकनीक का मुख्य फोकस होता है, जो शब्दावली, उच्चारण या किसी भाषा में व्याकरण सीखने के लिए उत्कृष्ट है। बेशक, अलगाव हमेशा आपके स्किल को ड्रिल करने का सबसे अच्छा तरीका नहीं होता जब आप अधिक रचनात्मक या जटिल प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हों। उस स्थिति में आपको कॉपीकैट पद्धति का उपयोग करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, जब आप एक कॉपीराइटर बनने की कोशिश कर रहे हों, तो विभिन्न स्किल्स को अलग करना लगभग असंभव होता है। इसलिए अपनी स्किल ड्रिल करने के लिए कॉपीकैट पद्धति का उपयोग करना सबसे अच्छा रहेगा। बस अपने काम के क्षेत्र में एक लोकप्रिय कॉपी खोजें और उसे जितना हो सके
उतना ही अनुकरण करें। प्रत्यक्ष अभ्यास और ड्रिलिंग अल्ट्रा लर्निंग में इंपॉर्टेंट हैं और वे हाथ में हाथ काम करते हैं। जब आप अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश कर रहे हों, अपने प्रोजेक्ट में सीधे कूदें, अपनी कमजोरी की पहचान करें, अपनी स्किल ड्रिल करें और अधिक प्रत्यक्ष अभ्यास तब तक करें जब तक आप अपनी अगली कमजोरी की पहचान न कर लें। इस पद्धति का उपयोग करना आपके अल्ट्रा लर्निंग यात्रा में सबसे अच्छे परिणाम प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रिंसिपल 5, पुनः प्राप्ति। सीखने के लिए परीक्षण करें। क्या आप एक नई स्किल सीखने में संघर्ष करते हैं? क्या यह आपको सीखना जारी रखने से हतोत्साहित करता है? इसे न होने दें। वास्तव में संघर्ष एक अच्छी बात है। यह दिखाता है कि आप जानकारी को बनाए रखने की अधिक संभावना रखते हैं। अगर आप कुछ याद रखना चाहते हैं तो आपको इसे याद रखने का सक्रिय अभ्यास करना होगा और स्कूल जाने के जैसे आपको कुछ बिंदु पर खुद का परीक्षण करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप लंबी अवधि में जानकारी को याद कर रहे हैं और बनाए रख रहे हैं। जबकि कई छात्र परीक्षा से पहले सामग्री की समीक्षा करने का अभ्यास करते हैं, यह जानकारी को बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका नहीं है। अध्ययन में पाया गया है कि जानकारी को बार बार पुनः प्राप्त करना, जैसे कि आत्म परीक्षण के माध्यम से, जानकारी को लंबे समय तक बनाए रखने में अधिक प्रभावी है। इसलिए यदि आप कुछ याद रखना चाहते हैं तो आपको इसे याद रखने का सक्रिय अभ्यास करना होगा। यह आपको यह भी दिखाता है कि आप क्या नहीं जानते हैं और आपको उन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जानकारी की समीक्षा करके जिसे वे पहले से जानते हैं, उन्हें लगता है कि उन्होंने जानकारी सीख ली है। हालांकि यह समीक्षा की आसान विधि जानकारी को प्राप्त करने में प्रभावी नहीं है। इसके बजाय आपको यह सुनिश्चित करने के लिए जानकारी को याद करना चाहिए कि आप सीख रहे हैं। जब आप याद करते हैं तो आपको अधिक संघर्ष हो सकता है, लेकिन अल्पकालिक में संघर्ष करना इसका मतलब है कि आप दीर्घकालिक में जानकारी को अधिक याद रखने की संभावना रखते हैं। इसलिए संघर्ष करना एक अच्छी बात है। जानकारी को प्रभावी ढंग से याद करने के कुछ तरीके हैं। पहला तरीका है फ्लैश कार्ड का उपयोग करना, लेकिन एक अधिक प्रभावी रणनीति है फ्री रिकॉल का उपयोग करना। इसमें आप पढ़ते या अध्ययन करते हैं और एक बार समाप्त करने के बाद आपने जो कुछ भी सीखा है उसे लिखने की कोशिश करते हैं। यह अत्यंत कठिन हो सकता है, लेकिन इसीलिए यह सबसे प्रभावी हो सकता है। एक और तरीका है अध्ययन या पढ़ते समय नोट्स नहीं लेना और इसके बजाय प्रश्न पूछना। सत्र के अंत में प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें और यदि आपको उत्तर देखने की आवश्यकता हो तो ऐसा न करें। यह सक्रिय संघर्ष जानकारी को दीर्घकालिक रूप से याद रखने में मदद करेगा। अंत में आपको अपने लिए अभ्यास करने के लिए एक चुनौती बनानी चाहिए। एक कार्य निर्धारित करें जो आपने अल्ट्रा लर्निंग प्रोजेक्ट के दौरान सीखा है। यह अप्रोच आपको अपनी स्किल को लक्ष्य बनाने और दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए सीधे लागू होने वाली विशिष्ट जानकारी को याद करने में मदद करेगा। प्रिंसिपल चेक्स, फीडबैक। मुक्कों से बचें। नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि आप अपनी शिक्षा में प्रगति कर रहे हैं? आप बेंचमार्क निर्धारित कर सकते हैं और खुद का परीक्षण कर सकते हैं, लेकिन एक और बेहतरीन उपकरण है फीडबैक प्राप्त करना। न केवल फीडबैक प्राप्त करना आपकी प्रगति के लिए एक इम्पॉर्टेंट कदम है, बल्कि आपको प्राप्त होने वाले फीडबैक के प्रकारों के बीच भेद करना भी आवश्यक है। आपको रचनात्मक और उपयोगी फीडबैक प्राप्त करने के लिए अपनी सीमाओं को पार करना होगा। वास्तव में सभी फीडबैक समान नहीं होते और आपको यह जानना चाहिए कि कौन सा प्रकार का फीडबैक सबसे उपयोगी है। फीडबैक के 3 प्रकार होते हैं। पहला और सबसे सरल फीडबैक है परिणाम फीडबैक। यह फीडबैक निर्धारित करता है कि आपने वांछित परिणाम प्राप्त किया है या नहीं। उदाहरण के लिए, मंच पर एक कॉमेडियन एक मजाक सुनाता है और दर्शक हंसते हैं। यह प्रोत्साहित करने वाला हो सकता है और निश्चित रूप से वांछित परिणाम है, लेकिन यह सबसे रचनात्मक फीडबैक नहीं है। एक और रचनात्मक फीडबैक है सूचना फीडबैक, और यह उन क्षेत्रों को उजागर कर सकता है जिन्हें आपको सुधारना और काम करना है। उदाहरण के लिए, मंच पर एक कॉमेडियन दर्शकों का मनोरंजन करना और उन्हें हंसाना चाहता है, लेकिन यदि कई दर्शक प्रदर्शन के मध्य में उठकर चले जाते हैं तो यह सूचना फीडबैक है और कॉमेडियन को यह दिखाने की अनुमति देता है कि उसने कहां गलत किया। अपनी गलतियों को अलग करके आप इस सूचना फीडबैक का उपयोग
अपनी स्किल को सुधारने के लिए कर सकते हैं। तीसरा और सबसे अच्छा फीडबैक है सुधारात्मक फीडबैक। मान लें कि कॉमेडियन के पास दर्शकों में एक मेंटर है जो उसके प्रदर्शन के दौरान नोट्स ले रहा है, उसे अच्छा, बुरा और बदसूरत सब बता रहा है। मेंटर उन क्षेत्रों को उजागर कर सकता है जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है और उन कमजोरियों पर काम करने के लिए गुणवत्ता टिप्स दे सकता है। यह सुधारात्मक फीडबैक है और किसी भी अन्य प्रकार के फीडबैक की कंपेयर में अधिक रचनात्मक और उपयोगी है। सहकर्मियों से फीडबैक और खुद से फीडबैक प्राप्त करना यह सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने अल्ट्रा लर्निंग प्रोजेक्ट लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान अपनी विधियों को समायोजित करना और अपनी स्किल को सुधारना जारी रखना इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल 7 प्रतिधारण। एक रिसाव वाली बाल्टी को न भरें। समय के साथ विशिष्ट घटनाओं और अतीत में हुई चीजों को याद रखना कठिन हो सकता है। क्या आप अपने बचपन की हर कहानी को ठीक से याद कर सकते हैं? हमारी स्मृति समय के साथ क्षीण हो जाती है। हम शायद हाल ही में हुई किसी चीज को याद रख सकते हैं, लेकिन वही स्मृति सालों बाद धीरे धीरे गायब हो जाती है। इसी तरह आप शायद वर्षों पहले हुई किसी घटना को बहुत स्पष्ट रूप से याद रख सकते हैं, लेकिन आपको याद नहीं होगा कि आपने कल दोपहर के भोजन में क्या खाया था। यदि स्मृति का कोई इंपॉर्टेंट अर्थ है तो आप इसे याद रखने की अधिक संभावना रखते हैं। हालांकि यह प्रिंसिपल इस बात का एकमात्र प्रिंसिपल नहीं है कि हम कुछ स्मृतियों को क्यों याद रख सकते हैं और अन्य को नहीं। एक और प्रिंसिपल हस्तक्षेप यह बताता है कि हमारी स्मृतियां एक कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव के समान होती हैं। हमारे दिमाग में केवल इतनी ही जगह हो सकती है और पुरानी स्मृतियों को नई स्मृतियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना होता है। जबकि हमारी स्मृति समय के साथ क्यों क्षीण होती है, इसके कई प्रिंसिपल हैं। अल्ट्रा लर्नर्स को इस स्मृति हानि के लिए तैयारी करनी होगी और उन्हें प्रभावी रूप से याद रखने के लिए स्किल को दोहराना होगा। एक स्मरण तकनीक को लागू करने का सबसे अच्छा तरीका है एक तकनीक पर समझौता करना और इसे नियमित अंतराल पर लागू करना। आवश्यक जानकारी को समय के साथ भूलने से बचाने के लिए अंतराल को करीब से लागू करने की आवश्यकता होगी। यह भी सबसे अच्छा है कि क्रैमिंग मेमोराइजेशन तकनीकों से बचें, क्योंकि परीक्षा के लिए क्रैमिंग शायद ही प्रभावी परिणाम उत्पन्न करता है। एक तकनीक जो प्रभावी स्मरण सुनिश्चित करती है वह है स्पेस्ड रिपीटिशन सिस्टम SRS। फ्लैश कार्ड्स एक बेहतरीन तरीका है अपनी जानकारी का परीक्षण करने का, क्योंकि वे जानकारी को एक यादृच्छिक तरीके से अलग करते हैं। आप SRS सॉफ्टवेयर का भी उपयोग कर सकते हैं जो आपके लिए एक एल्गोरिदम का उपयोग करके जानकारी को यादृच्छिक बनाता है। प्रक्रियात्मक स्मरण के लिए एक तरीका चीजों को इतनी बार दोहराना है कि यह स्वाभाविक हो जाए। टाइपिंग की तरह, अगर आप किसी प्रक्रिया को कई बार दोहराते हैं तो आपका शरीर इसे स्वचालित करने लगेगा। जबकि जानकारी को भूलना एक तथ्य है जिसे हमें मनुष्यों के रूप में जीना होगा, आप जानकारी को याद करने के तरीके निकाल सकते हैं ताकि आप इसे लंबे समय तक बनाए रख सकें। इसके अतिरिक्त ये तकनीकें आपको आपके अल्ट्रा लर्निंग लक्ष्य को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करने में मदद करेंगी। प्रिंसिपल 8 अंतर्ज्ञान। गहराई में जाने से पहले गहराई से सोचें, क्या यह संभव है कि अंतर्ज्ञान विकसित किया जा सके? अंतर्ज्ञान आपके अध्ययन क्षेत्र को सहज रूप से समझने की एक जन्मजात क्षमता की तरह लग सकता है, लेकिन इसे निश्चित रूप से सीखा जा सकता है। जबकि आपके अध्ययन के क्षेत्र में अंतर्ज्ञान तुरंत विकसित नहीं हो सकता है, आप एक विशेषज्ञ बनने के लिए कुछ तकनीकों को लागू कर सकते हैं और अपने विषय को सहज रूप से समझने की क्षमता रख सकते हैं। इस अंतर्ज्ञान को विकसित करने की यात्रा शुरू करने के लिए आप नींव को याद करके शुरू कर सकते हैं। यह असंभव है कि आप किसी विषय को पूरी तरह से जान सकें अगर आप मूल बातें नहीं जानते हैं। आप किसी नई भाषा को कैसे सीख सकते हैं बिना उस भाषा के वर्णमाला से परिचित हुए? जबकि वर्णमाला स्वभाव में सरल है, यह किसी भाषा के ध्वन्यात्मकता और उच्चारण को समझने की कुंजी है। इसीलिए अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने के लिए आपको आंतरिक कामकाज को जानना और मूल बातें याद रखना होगा। जब सीखना कठिन हो जाता है तो हार मानने का समय नहीं है। वास्तव में जब एक कठिन समस्या का सामना होता है तब सबसे अधिक सीखना होता है। इसके अतिरिक्त यदि आपको समस्या को हल करने के 2 तरीके मिलते हैं तो छोटे रास्ते को चुनने से बचें।
समस्या को हल करने के लिए संघर्ष करना और लंबे रास्ते को अपनाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह बेहतर सीखने और समझने की ओर ले जाता है। अगर आपको लगता है कि कोई समस्या बहुत कठिन है, तो एक टाइमर सेट करें और खुद को 10 मिनट के लिए संघर्ष करने के लिए मजबूर करें। अगर आप उस समय में समस्या को हल नहीं करते हैं, तो जब आप उत्तर पाते हैं तो आप उसे अधिक याद रखने की संभावना रखते हैं। एक और तरीका अपनी समझ को गहराई में ले जाने का है, अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों को देखना। विशेषज्ञों को खोजें और उनके परिणामों को फिर से बनाएं, न कि उन्हें खारिज करने या केवल उनका अनुसरण करने की कोशिश करें, बल्कि उनके प्रक्रिया का पता लगाएं और खुद से इसे समझने की कोशिश करें। यह कई प्रयास। प्रिंसिपल 9, प्रयोग। अपने आराम क्षेत्र से बाहर अन्वेषण करें। ऑथर स्कॉट यंग वैन गॉग का उदाहरण देते हैं, जो अपने कला में संघर्ष करता था और मेहनत से काम करके एक सफल कलाकार बना। ऐसे कई उदाहरण हैं जो विफलता से पहले सफल हुए। उदाहरण के लिए, वॉल्ट डिज्नी को कभी उनके विचारों की कमी के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था, हालांकि वे अपने क्षेत्र के सबसे रचनात्मक व्यक्तियों में से एक के रूप में जाने जाते हैं। मेहनत और संदेह को नजरअंदाज करके वॉल्ट डिज्नी ने अपने लिए सफलता बनाई। उन्होंने वह खोजा जो उनके लिए काम करता था और अपनी यात्रा जारी रखी। यह जानना कि किसी व्यक्ति के लिए क्या काम करता है, लगातार प्रयोग करने की आवश्यकता है। कैसे आप यह जान सकते हैं कि कौन सा करियर आपके लिए सही है? कैसे आप यह जान सकते हैं कि वजन कैसे कम किया जाए? आप प्रयोग करते हैं और अभ्यास करते हैं। आप किसी चीज पर काम करना जारी रखते हैं जब तक आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करते या यह महसूस नहीं करते कि जो आप कर रहे हैं वह काम नहीं कर रहा और आप उसे बदलते हैं। आपको अपने अल्ट्रा लर्निंग प्रक्रिया में भी इन्हीं प्रयोग तकनीकों को लागू करना होगा। और जबकि यह ओवरवेलमिंग लग सकता है, आपकी यात्रा में कुछ तकनीकों को आसानी से लागू किया जा सकता है। एक तकनीक है कॉपी फिर क्रिएट, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति का उदाहरण अनुकरण करना और फिर उन्हीं स्किल पर निर्माण करना शामिल है। एक बार जब आप मूल बातें समझ जाते हैं, तो आप फिर प्रयोग कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके लिए क्या काम करता है। एक बार जब आपने स्किल में महारत हासिल कर ली, तो आप तरीकों की कंपेयर कर सकते हैं या कुछ पूरी तरह से नया आजमा सकते हैं। नए तरीकों के साथ प्रयोग करना आपको अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने और अपनी सीखने की गति को तेज करने की अनुमति देता है। प्रयोग करने में केवल यह जानना शामिल नहीं है कि आपके लिए क्या काम करता है, इसके अतिरिक्त आपको अपने उपयोग किए गए संसाधनों के साथ भी प्रयोग करना चाहिए और अपने अगले कदम को समझते समय संसाधनों को कुछ समय के लिए उपयोग करने के बाद मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या यह उपयोग करने के लिए सबसे अच्छा संसाधन है। यदि नहीं, तो नए संसाधनों के साथ प्रयोग करें। जब आप अपने प्रोजेक्ट में अगले कदम को समझने की कोशिश करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आगे क्या आजमाएं। नए चीजों को आजमाने और प्रयोग करने से आप देखेंगे कि क्या आपके पास उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ज्ञान है या नहीं। यदि नहीं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके ज्ञान में गैप्स हैं और आप आसानी से उन गैप्स को भरने के तरीके समझ सकते हैं। प्रयोग करने से सीखने की प्रक्रिया में आपको लाभ हो सकता है। जब आप नई चीजें आजमाते हैं और एक कदम को पूरा करने के लिए नए रास्ते खोजते हैं, तो आप अपने ज्ञान को बढ़ा रहे होते हैं। भले ही आप पहली बार में सफल न हो, यह इंपॉर्टेंट है कि हार न माने। सिर्फ इसलिए कि यह पहली बार काम नहीं करता, इसका मतलब यह नहीं कि यह दूसरी, तीसरी या चौथी बार में भी काम नहीं करेगा। किसी काम को समझने के लिए कई बार प्रयोग करना पड़ सकता है, लेकिन आप प्रक्रिया के दौरान सीखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि आपका अंतिम अल्ट्रा लर्निंग प्रोजेक्ट सफल हो। अब तक आप शायद सोच रहे होंगे कि आप अपना अल्ट्रा लर्निंग प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें जाननी चाहिए। आपको मेटा लर्निंग तकनीकों का उपयोग करके अपने लक्ष्यों का शोध और मानचित्रण करने की आवश्यकता होगी। फिर प्रत्यक्षता, ड्रिलिंग, पुनः प्राप्ति, फीडबैक और प्रतिधारण तकनीकों को लागू करके अपनी सीखने को केंद्रित और अनुकूलित करें। अंत में विशेषज्ञ बने और अपने सीखने का मूल्यांकन करें अंतर्ज्ञान और प्रयोग के माध्यम से। जबकि अल्ट्रा लर्निंग अत्यधिक और असंभव लग सकता है, वास्तव में कोई भी इस आक्रामक आत्मनिर्देशित सीखने की शैली को एक नए स्किल में महारत हासिल करने के लिए अपना सकता है। यदि आप शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो निम्नलिखित प्रमुख अवधारणाओं को ध्यान में रखें। बहुत सारे शोध करना सुनिश्चित करें, योजना बनाएं और अधिक योजना बनाएं।
एक स्किल पर निर्णय लें जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं और सुनिश्चित करें कि यह या तो आपके व्यक्तिगत या पेशेवर लक्ष्यों के साथ मेल खाता है। यदि आप अपने पेशेवर स्किल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो यह एक विशेषज्ञ का साक्षात्कार करने में फायदेमंद हो सकता है। अपने क्षेत्र में एक स्किल का सही चयन करने में मदद करने के लिए इन और आउट्स को समझें। उदाहरण के लिए, जब कोडिंग भाषा की बात आती है तो उस कोड का पता लगाएं जो आपके क्षेत्र में उपयोग किया जाता है और वहां से शुरू करें। एक बार जब आप योजना बनाते हैं और कुछ शोध करते हैं तो आप अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए समय निर्धारित करना चाहेंगे। एक उचित समय रेखा का पता लगाएं और अपने शेड्यूल में समय के हिस्से खोजें जिन्हें आप अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, खुद को एक समय सीमा दें। आप पाएंगे कि अगर आपके पास सख्त समय सीमा है तो आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने की अधिक संभावना रखते हैं। अपने शेड्यूल को आजमाने के लिए खुद को एक टेस्ट वीक दें, फिर आवश्यकता अनुसार अपने प्रोजेक्ट के दौरान समायोजन करें। अंत में हमेशा एक छात्र बने रहे। जबकि अल्ट्रा लर्निंग हर छात्र के लिए काम नहीं कर सकता है, आप नए तरीके खोज सकते हैं जो आपको व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से बेहतर बनाते हैं। अपनी जीवन गुणवत्ता को बढ़ाकर आप सिर्फ एक नया स्किल हासिल करने से अधिक प्राप्त कर सकते हैं। आप खुद में सेटिस्फैक्शन प्राप्त कर सकते हैं और अंततः आजीवन खुशी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी सर स्कॉट एच यंग की बुक अल्ट्रा लर्निंग, मास्टर हार्ड स्किल्स, आउटस्मार्ट द कंपटीशन एंड एक्सेलरेट योर करियर के वो 9 प्रिंसिपल, जिसे हमने आपको अपने बुक पाथ हिंदी में सुनाया है। और हमेशा की तरह हम चाहेंगे कि आप इस बुक को ऑर्डर करें और रीड करें। मिलेंगे जल्द ही ऐसी ही किसी अनोखे बुक के समरी के साथ। धन्यवाद।